हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल ग्रेन फॉर ब्रेन। दोस्तों, आज हम बात करते हैं जयललिता की। जब मैंने उनके जीवन को पढ़ा, उनके जीवन को समझा, तब मैंने ये जाना कि दूर से हमको इतना आसान दिखने वाला जीवन सच में कितने मुश्किल दौरों से गुजरा हुआ होता है। हमको ये लगता है कि वाह, जयललिता तो कितनी किस्मत वाली है। पहले एक्ट्रेस बनी, हिट हुई, पॉलिटिशियन बनी, इतनी बार मुख्यमंत्री बनी। कितना मस्त है ना उनका जीवन। काश हमको भी ऐसी ही लाइफ मिली होती, बट नहीं, बहुत मुश्किल था उनका जीवन। सच है, बायोग्राफी ऐसे ही नहीं बनती किसी की। उनका संघर्ष उनकी बायोग्राफी बनाने के लिए मजबूर कर देता है। तो चलो शुरू करते हैं उनके जीवन को समझना। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कर देना। जयललिता का जन्म 24 फ़रवरी 1948 को एक ब्राह्मण परिवार में मैसूर के मेलुकोट नामक जगह, जो अब कर्नाटक राज्य का हिस्सा है, में हुआ था। वो महज 2 साल की थी जब उनके पिताजी का निधन हो गया। उनके पिताजी पेशे से एक वकील थे। हालांकि जयललिता के ग्रैंडफादर एक सर्जन थे जो कि पैलेस ऑफ मैसूर में अपनी सर्विसेज दिया करते थे। बहुत ही संपन्न परिवार था उनका, पर उनके पिताजी ने सब कुछ गंवा दिया था, जिस वजह से पिताजी के मरने के बाद उनकी मां को घर का भार संभालना था। क्योंकि जयललिता की मौसी एक्टिंग फील्ड से जुड़ी थी, इसीलिए जयललिता की मां ने भी एक्टिंग करना शुरू किया और इसके लिए वो अपने बच्चों के साथ अपनी बहन के घर मद्रास में रहने चली गई। तब जयललिता की उम्र महज 4 साल की थी। काम करने के चलते वो जयललिता और उनके भाई की अच्छे से देखभाल नहीं कर पाती थी। उनकी अच्छी परवरिश के लिए जयललिता की मां ने जयललिता और उसके भाई को बेंगलोर में उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने के लिए भेजा। 6 से 10 साल की उम्र तक वो अपनी मां से दूर बेंगलोर में रही। जब वो 10 साल की थी तो फिर से अपनी मां के पास मद्रास में रहने चली गई, पर तब भी काम के चलते वो प्यार जो जयललिता अपने मां से चाहती थी वो उसे नहीं मिल पाता था। जयललिता पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, हर बार क्लास में फर्स्ट आती थी। अंग्रेज़ी में उनकी ज़बरदस्त पकड़ थी। वो वकील बनना चाहती थी। उनकी पहले की पढ़ाई बिशप कॉटन गर्ल्स स्कूल बेंगलोर से हुई और बाद की पढ़ाई प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल मद्रास से हुई। जब उन्होंने स्कूल छोड़ा, उन्हें बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, क्योंकि वो हर फील्ड में परफेक्ट थी, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ही क्यों ना हो। उन्हें आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी मिली, पर उनकी मदर चाहती थी कि वो एक्टिंग करे और अपनी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम बने, क्योंकि अब वो इतना नहीं कमा पा रही थी कि अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें। आखिरकार सब परिस्थितियां समझने के बाद जयललिता एक्टिंग में आने को तैयार हो गईं। क्लासिकल डांसेस और फाइन आर्ट्स की क्लासेस तो उनकी मां ने बचपन से ही लगवा दी थी। उन्होंने अपनी लाइफ में 125 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। उनकी पहली फिल्म द पिस्टल थी, जो इंग्लिश मूवी थी। इस दौरान उनकी मां ही उनकी हर एक चीज़ को संभालती थी। किस फिल्म का कितना साइनिंग अमाउंट होता है, बैंक बैलेंस को कैसे होल्ड करते हैं, हर एक छोटी से छोटी चीज़। यही कारण है कि अपनी मां की मौत के बाद उन्हें अपने आप को संभालने में मुश्किल हुई। महज 23 साल की थी जयललिता जब उनकी मां का देहांत हो गया और उनकी मां बहुत छोटी उम्र, महज 47 साल में ही दुनिया छोड़कर चली गई। जयललिता बिल्कुल अकेला महसूस करने लगी। तभी उनकी ज़िंदगी में एंट्री ली एम.जी. रामचंद्रन ने। वो अपने ज़माने के सुपरस्टार थे। अपनी दूसरी ही फिल्म में जयललिता को इनके साथ काम करने का मौका मिला। एम.जी. रामचंद्रन शुरू से ही जयललिता के प्रति काफ़ी फैसिनेटेड थे। जयललिता का बहुत अच्छा अंग्रेज़ी बोलना, जब भी वक्त मिले अंग्रेज़ी उपन्यास या किताबें पढ़ना एम.जी.आर. को उनकी तरफ काफ़ी आकर्षित करता था। आगे की कई फिल्मों में उन्होंने साथ साथ काम किया। दोनों का रिश्ता एक अनूठे बंधन से बंधा था। एम.जी. रामचंद्रन भी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने गरीबी को बहुत करीब से महसूस किया था। अपनी काबिलियत के दम पर ही वो यहाँ तक पहुँचे थे। इनके रिश्तों में काफ़ी उतार चढ़ाव आया। 1977 से 1987 तक एम.जी.आर. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे थे। वो जयललिता को भी अपनी पार्टी में लाना चाहते थे, पर जयललिता राजनीति में नहीं आना चाहती थी। एम.जी. रामचंद्रन की एक बात ने उन्हें राजनीति में आने पर मजबूर कर दिया था। वो ये कि एम.जी.आर. ने उनसे कहा कि वो बीमार हैं और जयललिता के अलावा वो और किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं।
एम.जी. रामचंद्रन ने करुणानिधि की पार्टी डीएमके से अलग होकर अपनी पार्टी एआईएडीएमके बनाई थी। 1983 में जयललिता को एआईएडीएमके का प्रचार सचिव बनाया गया था। 1984 में जयललिता राज्यसभा की सांसद बनी, लेकिन 1987 में एम.जी. रामचंद्रन के निधन के बाद जयललिता फिर से अकेली पड़ गईं। चूँकि एम.जी. रामचंद्रन शादीशुदा थे, तो वैसे भी उनके घर वाले जयललिता से काफ़ी नफ़रत किया करते थे। यहाँ तक कि निधन के बाद उन्हें एम.जी. रामचंद्रन के घर तक नहीं आने दिया गया। फिर पता चला कि शव को पीछे के रास्ते से राजाजी हॉल ले जाया गया है। वो अपनी कार में बैठकर वहाँ पहुँची और भीड़ को हटाते हुए वो एम.जी. रामचंद्रन के सिरहाने आकर खड़ी हो गई। लगभग 2 दिन वो लगातार वहाँ पर खड़ी रही। जब शव यात्रा निकाली गई तो जैसे तैसे वो शव गाड़ी पर चढ़ी, लेकिन एमजीआर की पत्नी के भतीजे ने उन्हें धक्का मारकर गाड़ी से नीचे उतार दिया। उस वक्त उन्होंने बहुत अपमान के घूंट पिए, लेकिन ये सब देखकर लोगों के दिलों में उनके लिए बहुत सहानुभूति पैदा हो गई। एमजीआर की मौत के बाद पार्टी 2 दलों में बंट गई। पार्टी का चुनाव चिन्ह 2 पत्तियों को निर्वाचन आयोग ने जब्त कर लिया। 1989 में जयललिता के नेतृत्व में दोनों गुट फिर से एकत्रित हुए और चुनाव आयोग ने 2 पत्तियों का चुनाव चिन्ह वापस से एआईएडीएमके के लिए जारी कर दिया। 1989 में जयललिता विपक्ष की नेता बनने वाली पहली महिला बनी। 1989 में ही विधानसभा में जयललिता के साथ बहुत बदतमीजी की गई थी। तभी से ही करुणानिधि और जयललिता के बीच दुश्मनी ने एक अलग ही रूप ले लिया था और जयललिता ने यह कसम खाई कि जब तक ये विधानसभा महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं हो जाएगा तब तक वो इसमें वापसी नहीं करेंगी। 1991 में पहली बार जयललिता मुख्यमंत्री बनी। इसी तरह जयललिता तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और सबसे कम आयु की मुख्यमंत्री भी बनी। 1996 तक वो इस पद पर बनी रहीं। 1996 में वो चुनाव हार गईं और करुणानिधि मुख्यमंत्री बने। तब जयललिता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। वो दिन जयललिता ने कभी नहीं भुलाए थे। उन्हें कीड़ों मकोड़ों से भरी जेल में रखा गया था, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया था। फिर 2001 में वो वापस मुख्यमंत्री बनी। 2002 से 2006 और फिर 2011 से 5 दिसंबर 2016 मृत्यु पर्यंत तक वो मुख्यमंत्री रहीं। इसी बीच अपने किए गए हज़ारों कामों से इन्होंने तमिलनाडु के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। इसी वजह से लोग उन्हें अम्मा कहकर बुलाते थे। 5 दिसंबर 2016 को चेन्नई अपोलो हॉस्पिटल में 11:30 पर उनका निधन हो गया। उन्हें 22 सितंबर को दिल का दौरा पड़ने के तहत अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। द्रविड़ आंदोलन, जो हिंदू धर्म के किसी भी परंपरा में यकीन नहीं रखता था, से जुड़े होने के कारण इन्हें दफनाया गया। फिर भी जयललिता जी की आस्था को देखते हुए एक ब्राह्मण पंडित ने अंतिम विधि से इन्हें दफनाया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स